हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे थे। तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आज लेक्चर नंबर 9 करेंगे। तो व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? तो कॉलिगेटिव मीन्स कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन number of solute particles present in solution is called colligative properties. There are 4 types of colligative properties. First one is relative lowering in vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point. And fourth one is osmotic pressure. So first one, that is the रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आपको मैंने बताया, जिनका छोटा है कर लीजिए पहले वो। दूसरा आपको मैंने बताया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि, और इसमें फॉर्मूला आया डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू के वी इंटू एम। आज हम लोग करेंगे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे क्वेश्चंस आना ही आना है, इस साल भी आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे नीट होने वाला हो, जेई मेन, जेई एडवांस या बोर्ड, इससे आना ही आना है। ऐसे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इसमें भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो बड़े फ्रीजिंग पॉइंट, तो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन मतलब होता कमी, घट जाना, और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो फ्रीज का जाना मतलब सॉलिड बन जाना, लिक्विड का सॉलिड बन जाना क्या कहलाता है? तो फ्रीजिंग। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? तो फ्रीजिंग। द्रवनांक और क्वथनांक, द्रव मतलब द्रवित हो जाए। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो फ्रीज मतलब सॉलिड बन जाना, और मतलब लिक्विड का सॉलिड बन जाना, और पॉइंट मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक ऐसी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक ऐसी टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता हो, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन प्रेशर जनरली हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, वायुमंडलीय दबाव। जैसे किसी चीज को फ्रीज कराना है या बॉयल कराना है, तो प्रेशर क्या होगा? तो वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडल में कराते हैं, एटमॉस्फेयर में कराते हैं। इसलिए प्रेशर जनरली अपन इग्नोर कर देते हैं। प्रेशर जनरली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि प्रेशर मतलब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को सिंपल वर्ड में डिफाइन अगर करना चाहें, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर, प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब एक ऐसी टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट या सिंपल वर्ड और सिंप्लीफाई करते तो सिंपल कहिए, तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता, उसे हम क्या कहेंगे? तो फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, या सिंपल टेम्परेचर से वेरी सिंपल, टेम्परेचर एट विच, एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर एट विच लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड, टेम्परेचर एट विच
liquid transform into solid is called freezing point. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या थे? एक ऐसी टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर जनरली 1 atm है तो उसको ओमिट कर दो, सिंपल टेम्परेचर ही बोलिए, प्रेशर तो 1 atm है ही। तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो जाता है सॉलिड, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसे बेसिकली मूल रूप से इन फैक्ट मतलब वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट, वास्तव में जो फ्रीजिंग पॉइंट है एक ऐसी टेम्परेचर है, इनफैक्ट वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसी टेम्परेचर है जिस पर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट will equal to solid solvent. तो इनफैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट विल इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट। लेकिन वास्तव में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वैसी टेम्परेचर है जिस पर जो वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाए। वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसी टेम्परेचर होती है जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाती है वो कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे हम लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या? एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉल्वेंट ट्रांसफॉर्म हो जाए। यह सही है, गलत नहीं है, ये वेरी सिंपल है। वास्तव में क्या है? तो फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की इक्वल हो जाती है किससे? सॉलिड सॉल्वेंट। सो इसीलिए व्हेन a non-volatile solid, when a non-volatile solid is dissolved in volatile liquid solvent, vapor pressure of solution get lowered। इसलिए जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होती? लोअर्ड, गेट लोअर्ड, एंड हेंस solution freezes at lower temperature। Solution freezes at lower temperature। कह रहे कि जी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर, सिंपल वर्ड, बहुत साधारण परिभाषा फ्रीजिंग पॉइंट का आप क्या कहिएगा? तो फ्रीज मतलब सॉलिड बन जाना, पॉइंट मतलब टेम्परेचर हो गया। यहाँ पर वास्तव में टेम्परेचर में प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर 1 atm होता, सो कांस्टेंट मान लेते, तो हटा दीजिए उसको। तो सिंपल वर्ड में अगर डिफिनेशन कहिए तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफॉर्म कर जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की इक्वल हो जाती है किसके? तो सॉलिड सॉल्वेंट के। सो इसीलिए जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो घट जाती है। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिजॉल्व इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गेट लोअर्ड। सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है, इसे सॉल्यूशन फ्रीज करता है लोअर टेम्परेचर पर। इसे समझने के लिए हम ग्राफिकल मेथड अप्रोच करते हैं। टू अंडरस्टैंड, इसे समझने के लिए ग्राफिकली सजाते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको ग्राफिकली समझते हैं कि कैसे।
अब जरा देखिए ग्राफिकली कैसे समझेंगे इसे। तो ये ले लेते एक्स एक्सिस और ये ले लेते वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं तो वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं तो वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं तो टेम्परेचर ले रहे हैं। वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, जैसे रूम में रख दिए पानी रख दिए, सिंपल वर्ड में हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट है। क्योंकि जी कोई लिक्विड सॉल्वेंट आप लीजिएगा, अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लीजिएगा तो उसके ऊपर उसी की मॉलिक्यूल, अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लीजिएगा, यहां पर हमने सॉल्वेंट लिया है लिक्विड फॉर्म में, तो अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट आप लेंगे, यदि आप कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे तो उसी के ऊपर उसी की मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में, मान लेते रूम टेम्परेचर पर किसी टेम्परेचर टी पर, ये 0 है, किसी टेम्परेचर टी पर, किसी टेम्परेचर टी पर इस सॉल्वेंट को लिए, तो इस सॉल्वेंट के ऊपर इसी की मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा है, और ये वेपर क्या कर रहा तो प्रेशर लगा रहा, दैट इज वेपर प्रेशर। तो ये वेपर क्या कर रहा तो प्रेशर लगा रहा, दैट इज वेपर प्रेशर। तो मान लेते हैं किसी टेम्परेचर टी पर लिक्विड सॉल्वेंट लिए हैं, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, मान लेते हैं कुछ होगा यहाँ पे होगा, मान लेते हैं ये वेपर प्रेशर होगा। मान लेते हैं कि किसी टेम्परेचर टी केल्विन पर, मान लेते हैं किसी टेम्परेचर टी केल्विन पर, मान लेते हैं किसी टेम्परेचर टी केल्विन पर इस लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर इतनी है, किसी टेम्परेचर टी केल्विन पर इस लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर इतनी है, किसी टेम्परेचर टी केल्विन पर इस लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर इतनी है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर आप घटाते जाएंगे, अब इसका टेम्परेचर आप घटाइए कि टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, तो जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसकी अंदर एनर्जी घटेगी, तो एनर्जी घटेगा तो क्या होगा, तो जो वेपर उड़ के गया था ना फिर से लिक्विड में आना शुरू हो जाए, मतलब ये जो एवापोरेशन ज़्यादा हुई तो वो घटना शुरू हो जाए। ध्यान दीजिए टेम्परेचर, या सिंपल वर्ड में कहिए कि टेम्परेचर घटाने से क्या होगी, इस लिक्विड सॉल्वेंट की टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, वेपर प्रेशर घटेगा, क्योंकि कम मॉलिक्यूल उड़ करके ऊपर जाएगा वेपर के फॉर्म। तो हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट थी किसी टेम्परेचर टी केल्विन पर, उसमें इसके ऊपर जो वेपर जमा था उसकी प्रेशर इतनी थी, किसी टेम्परेचर टी केल्विन पर लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर इतनी थी, किसी टेम्परेचर टी केल्विन पर लिक्विड की वेपर प्रेशर इतनी थी। यदि हम इस लिक्विड सॉल्वेंट की टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू करें, यदि इस लिक्विड सॉल्वेंट की टेम्परेचर को हम डिक्रीज करना शुरू करें तो क्या होगी, तो अगर आप लिक्विड सॉल्वेंट की टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू करेंगे तो यहां पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या घटनी शुरू हो जाएंगी, मतलब वेपर प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा। मतलब ये पहले वेपर प्रेशर इतनी थी, टेम्परेचर घटाने से जो वेपर प्रेशर वो घटने शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर घटाने से आप टेम्परेचर घटा रहे तो वेपर प्रेशर भी नीचे आ रहा है ना, पहले इतना टेम्परेचर पर इतना वेपर प्रेशर था, अब टेम्परेचर घटा के इतना कर दिए तो वेपर प्रेशर इतनी हो गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटा रहे वेपर प्रेशर घट रही है, टेम्परेचर घटा रहे वेपर प्रेशर घट रही है, टेम्परेचर घटा रहे वेपर प्रेशर घट रही है, टेम्परेचर घटा रहे वेपर प्रेशर घट रही है। एक ऐसी टेम्परेचर आएंगी, एक ऐसी टेम्परेचर आएंगी, एक ऐसी टेम्परेचर आएंगी, एक ऐसी टेम्परेचर आएंगी जहां पर ये जो कर्व है अपनी कर्वेचर को, ये जो कर्व है अपनी कर्वेचर को, अपनी दिशा को चेंज करेगा। ध्यान दीजिए, पहले कोई लिक्विड सॉल्वेंट आपने किसी टेम्परेचर टी केल्विन पर ली है, उसका वेपर प्रेशर इतना है। आपने कोई लिक्विड सॉल्वेंट ली है, उसका टेम्परेचर, कोई लिक्विड सॉल्वेंट किसी टेम्परेचर टी पर लिए हैं तो उसकी वेपर प्रेशर इतनी है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाते जाएंगे वेपर प्रेशर घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। एक ऐसी टेम्परेचर आएंगी जहां पर जो वेपर प्रेशर का कर्व है वो अपनी कर्वेचर को, जो वक्र है वो अपनी वक्र दिशा को चेंज करेगा। तो जहां से चेंज करना शुरू किया आप देखिएगे वो सॉलिड बनना शुरू कर दिया। मतलब जहां से ये कर्व अपनी कर्वेचर चेंज करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे
वो फेज चेंज कर दिया। कर्वेचर चेंज करना मतलब फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, अवस्था परिवर्तन। तो यहां तक ये लिक्विड था, ये आपकी क्या थी, तो लिक्विड सॉल्वेंट थी। यहां तक क्या था, तो ये सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में थी, यहां पर ये क्या था, लिक्विड के फॉर्म में था सॉल्वेंट। लेकिन इस टेम्परेचर पर यहां पर आने के बाद ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, ये सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। ये क्या होगी, तो सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। ये आपकी क्या हो गई, तो ये सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, तो सॉलिड सॉल्वेंट हो गया, ये सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। तो जहां पर ये कर्व ने अपनी कर्वेचर चेंज करनी शुरू करी, वहां पर सॉलिड, ये कर्वेचर क्यों चल गई, जैसे ये लिक्विड सॉलिडिफाई किया होगा, जैसे ये लिक्विड सॉलिडिफाई किया होगा, एवापोरेशन एकाएक और घट गई होंगी, एवापोरेशन एकाएक और घट गई होंगी। मतलब जो वेपर प्रेशर घटता, टेम्परेचर घटा रहे थे, वेपर प्रेशर घट रही थी, टेम्परेचर घटा रहे थे, वेपर प्रेशर घट रही थी, टेम्परेचर घटा रहे थे, वेपर प्रेशर घट रही थी, टेम्परेचर घटा रहे थे, वेपर प्रेशर घट रही थी। लेकिन जैसे लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफॉर्म करा होगा, तो आप जानते हैं सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है। तो स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाने से एवापोरेशन और घट गया होगा। मतलब वेपर प्रेशर जो पहले इस कर्व को फॉलो करते, इस कर्व को पालन करते हुए घट रहा था, एकाएक अपनी कर्व को चेंज करा, क्योंकि लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो गई, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, कर्व अपनी कर्वेचर को चेंज करेगा ही करेगा। तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट, TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जी एक टेम्परेचर है, एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर, यह फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट की इक्वल हो गई है लिक्विड सॉल्वेंट को। तो ये पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, तो एक ऐसी टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट की इक्वल हो गई लिक्विड सॉल्वेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज बेसिकली टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट विल इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज बेसिकली टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट विल इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट। यदि इसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, अब फिर से शुरुआत करते हैं। ये तो आपने समझ लिया, पहले ये लिक्विड सॉल्वेंट किसी टेम्परेचर T पर थी, इसका वेपर प्रेशर इतना था, टेम्परेचर घटाते गए तो वेपर प्रेशर घटती गई। एकाएक ऐसा टेम्परेचर आया जहां पर कर्व ने अपनी कर्वेचर चेंज कर दी। तो वहां देख क्या रहे हैं, तो लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होना मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो ये एक ऐसी टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर, एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट की लिक्विड सॉल्वेंट के बराबर है, एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर है। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हुई, इसे कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अब ऐसा करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, अब ऐसा करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं, सेम टू सेम यहीं पर आ जाते हैं जहां पर शुरुआत आपने यहां से करा था ना, अब यहीं पर आ जाएंगे, मतलब इसी टेम्परेचर पर आ जाए। अब इसी टेम्परेचर पर क्या करें, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिए। इसमें नॉन वोलेटाइल, नॉन मतलब नॉट, वोलेटाइल मतलब इवापोरेटिंग सॉल्यूट। अब इसी के अंदर क्या करिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिए। तो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, यदि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालिएगा तो क्या होगा कि जी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालिएगा ना, तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है पूरे सॉल्यूशन के अंदर समान रूप से वितरित हो जाएगी, जिसमें से कुछ पार्टिकल सरफेसेस पे रहेंगे। सरफेसेस पे रहने के कारण यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो घट जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर घट जाएगा। या सिंपल वर्ड में कहिए कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या होती है, तो घट जाती है। वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या होती है, तो घट जाती है। मतलब इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट कितनी थी, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट कितनी थी, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट कितनी थी। लेकिन उस वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने डाला, तो जो वेपर प्रेशर पहले इतनी थी, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतनी थी वेपर प्रेशर,
लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हुआ, तो जो इतनी वेपर प्रेशर थी वो घट गई, मान लेते हैं घट करके यहाँ पर आ गया। पहले इस टेम्परेचर वेपर प्रेशर इतनी थी, लेकिन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाले, जो पहले इतना वेपर प्रेशर था वो घट कितना आ गया। अब कीजिए इस सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर घटाइए, तो घटाइए, तो टेम्परेचर घटाने से मोशन तो सीज होगी, मतलब वेपर प्रेशर घटेगी 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 घटेगी, है ना। अगर आप टेम्परेचर घटाइएगा, यहां पर आप आ गए, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, लेकिन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देने के सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट गई। अब इस सॉल्यूशन का आप टेम्परेचर घटाइए, तो टेम्परेचर घटाने से क्या होगी, तो वेपर प्रेशर घटेगी, वेपर प्रेशर घटेगी 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 घटेगी, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, ये क्या है, तो लिक्विड सॉल्यूशन है, ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, तो लिक्विड सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, तो लिक्विड सॉल्यूशन, ये लिक्विड सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर घटा रहे, वेपर प्रेशर घट रही, टेम्परेचर घटा रहे, वेपर प्रेशर घट रही, टेम्परेचर घटा रहे, वेपर प्रेशर घट रही। एक ऐसा टेम्परेचर आया जब वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन की इक्वल हो गए सॉलिड सॉल्वेंट के, तो ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन फ्रीज, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद, इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद, इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो लिक्विड सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो सॉलिडिफाई होने लगे। सॉल्वेंट सॉलिडिफाई कौन होगा, सॉलिडवेंट होगा। सॉलिड तो ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में ही है, जैसे नमक डाल दिया आपने तो ऑलरेडी सॉलिड का छोटा छोटा कण है, सॉलिड का छोटा छोटा कण है। तो आपने क्या देखा, तो ये आपने क्या, आपको मैंने क्या बताया, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी टेम्परेचर, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड, एक ऐसी टेम्परेचर इस पर लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की इक्वल हो जाए सॉलिड सॉल्वेंट की, एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर, एक ऐसी टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की इक्वल हो जाए सॉलिड सॉल्वेंट के, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। सो इसीलिए जब वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते हैं, जब वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल, अगर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करे तो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वो घट गई। ऑब्वियसली पहले आपका लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ पर था, इस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ पर था, तो इसकी वेपर प्रेशर इतनी थी, टेम्परेचर घटाते गए घटाते गए घटाते गए, वेपर प्रेशर घटती गई घटती घटती गई, एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की बराबर होगी सॉलिड सॉल्वेंट के, तो उस टेम्परेचर पर ये लिक्विड सॉल्वेंट है वो सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट होनी शुरू होगी। तो इट इज द, ये क्या है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसकी, ये TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन इसी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दें, यहीं पर आगे शुरुआत से शुरू फिर से करते हैं कि जब हमने वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया, जब वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया, जब वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट गई, फिर इसका टेम्परेचर घटाते गए घटाते गए घटाते 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 गए घटाते गए, तो यहां जाके फ्रीज करना चाहिए। अब जरा देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये आपका 0 है, 1 2 300 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन, 400 केल्विन, 500। तो मान लिया जाए कि जो सॉल्वेंट 300 केल्विन पर फ्रीज किया होगा, या आप कहिए कि 273 केल्विन पर सॉल्वेंट फ्रीज किया होगा, तो ये 272 पर करेगा कि और डाल देंगे तब जी, और इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तब तो और लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तब तो और लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा। मतलब क्या आपने देखा, तो आपने ये देखा इस ग्राफ से आपने क्या सीखा कि जी हमने ये सीखा कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, हमने ये सीखा कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देने से सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है, जिसके कारण सॉल्यूशन लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा। मतलब पहले जो 273 पर कर रहा था अब 272 पर करेगा, ये और डाल देंगे तब 271 पर करेगा, और डाल देंगे तब 270 पर करेगा, और डाल देंगे तब 269 पर करेगा। मतलब क्या आपने सीखा, तो हमने ये सीखा कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देने के बाद
सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है। हमने ये सीखा कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देने के बाद सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है। पहले फ्रीजिंग पॉइंट इतनी थी सॉल्वेंट की, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिए, सॉल्यूशन बना दीजिए तो वो लोअर टेम्परेचर फ्रीज कर रहा है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो और लोअर टेम्परेचर फ्रीज करेगा, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिएगा तो और लोअर टेम्परेचर फ्रीज करेगा, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिएगा तो और लोअर टेम्परेचर फ्रीज करेगा। तो आपको याद रखना है, ये तो समझ लिया आपने। ध्यान जी, ग्राफिकल से भी क्वेश्चन आ जाता है जी, ध्यान रखिएगा कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देने से सॉल्यूशन की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाती है, तो लोअर हो जाती है। वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाती है, तो लोअर हो जाती है। ठीक है, तो इफ यदि TF क्या है, तो TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट। इफ TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और TF डैश फ्रीजिंग पॉइंट है किसकी, तो सॉल्यूशन की, देन TF डैश जो होगी, देन जो TF डैश होगी वो लेसर होगी TF से। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लेसर होगी किससे, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। तो जो TF डैश है, तो नोट ध्यान रखेंगे, TF डैश मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लेसर होती है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। तो आपको याद रखना पड़ता है इसे कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते जाएंगे तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घटते जाए। पहले जो TF था तो सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो घट गया फ्रीजिंग पॉइंट। जो पहले TF था घट के TF डैश, और डाल दीजिएगा ना तो और घट जाएगा, और डाल दीजिएगा तो और घट जाएगा, और डाल दीजिएगा तो और घट जाएगा। तो if delta TF is the डिप्रेशन। अब डेल्टा TF को डिफाइन कर दे रहे हैं कि डेल्टा TF क्या है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इफ डेल्टा TF द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ध्यान दीजिए, डेल्टा TF को हमने पहले ही डिफाइन किया, डिप्रेशन मतलब कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। तो मान लेते हैं कि शुद्ध जल 273 केल्विन पर फ्रीज करता है। ध्यान दीजिए, शुद्ध जल 273 केल्विन पर फ्रीज करता है। शुद्ध जल 273 केल्विन पर वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो मान लेते हैं कि वो 270 पर फ्रीज कर रहा है। अब पढ़े, अभी जस्ट समझ गए कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है। तो अगर प्योर वाटर शुद्ध जल 273 केल्विन पर फ्रीज करता है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दें तो सॉल्यूशन अगर 270 केल्विन पर फ्रीज करे तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितनी की हुई, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कितनी की हुई कि जी शुद्ध जल 273 केल्विन पर फ्रीज कर रहा था और सॉल्यूशन जो है 270 पर, तो कमी कितनी की हुई, तो 3 केल्विन की। मतलब अगर डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगी, तो TF माइनस TF डैश, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन, जनता को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, इसको जरा ध्यान दीजिए। मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया था। बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताए थे कि यदि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाती है। वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाती है। कि कितना बढ़ा, तो कह देगा डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या कहते थे, तो DB डैश मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर कहते थे सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कि यहाँ तो आपने उल्टा लिख दिया, डेल्टा TF इज अगर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कर दिए, जबकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या करते थे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब जरा इसमें कॉन्सेप्ट जरा ध्यान दीजिए। तो आपको मैं क्या कर रहा हूं, पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बताऊं कि अगर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते थे तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। अगर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते थे, अगर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते थे तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती थी, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती थी। वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दे तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। जैसे शुद्ध जल 373 केल्विन पर बॉयल कर रहा, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिएगा तो 375 पर बॉयल करा, तो कितनी की वृद्धि होगी कि ये 373 पर शुद्ध जल और सॉल्यूशन 375 पर, तो वृद्धि कितने का हो गया, तो 375 माइनस 373 मतलब 2 केल्विन की वृद्धि होगी। मैंने आपसे क्या पूछा, वृद्धि। जैसे बोलते हैं ना कि घर से 100 रुपया लेकर निकले बाहर काम करने के लिए, कोई बंदा 100 रुपया लेकर के निकला बाहर काम करने के लिए और शाम को वो घर वापस आया तो उसके पॉकेट में 500 रुपये हैं। तो 100 रुपया लेकर गया था और पॉकेट में जब आया तो 500 रुपये हैं। तो सामने वाले ने पूछा कि कितना कमा करके आ रहे हो आज, तो क्या उत्तर करेगा, कितना कमा कर आ रहे हो आज, तो 100 रुपया लेकर गया था 500 लेकर के आया है, तो कमा करके कितना लाया कि जी 500 में 100 रुपया घटा दे तो 400 रुपया कमाया। सामने वाला पूछे कमाया कितना कि जी 400। उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन था और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए तो सॉल्यूशन 375 केल्विन पर बॉयल कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कितनी होगी, तो 375 माइनस 373 मतलब 2 केल्विन की वृद्धि। क्या पूछ रहे, वृद्धि कितनी की हुई, ध्यान दीजिए, क्या पूछे वृद्धि कितनी की हुई, तो 375 माइनस 373। अब दूसरा केस लेते हैं कि कोई बंदा है 100 रुपये लेकर गया मार्केट, है ना, सामान खरीद करके लाया और उससे सामने वाले ने पूछ लिया, घर जब वापस आया तो सामने वाले ने पूछा कि कितना खर्च करा, 100 रुपये लेकर गया, सामान खरीदा, उसके पॉकेट में 20 रुपये बच रहे हैं। डाल दीजिए, कोई बंदा 100 रुपये लेकर के गया सामान खरीदने के लिए, सामान खरीद करके वापस आया तो उसके पॉकेट में 20 रुपये हैं। तो सामने वाले ने पूछा कि बताओ कितना खर्च करके आ रहा है, तो 100 रुपये लेके गया था और 20 रुपया पॉकेट में लेकर के आ रहा है, तो खर्चा कितना कर दिया उसने, तो 100 रुपया लेकर गया, 20 रुपया लेकर के आया, खर्च कितना करा, 80 की माइनस 80, क्या उत्तर करेगा, वो 80 उत्तर करेगा कि माइनस 80 उत्तर करेगा, 80 आंसर करेगा कि माइनस 80, 80 आंसर करेगा, माइनस 80 नहीं। क्यों, क्योंकि सामने वाले ने पूछा कि खर्च कितना करा, बाहर लूटने थोड़ी गया वो, तो सामने वाले ने क्या पूछा, तो खर्च कितना, मतलब पहले ही दिमाग में है कि बाहर गया तो खर्च करके आया, तो कितना खर्च करके आया, कहेंगे जी 100 रुपया था शुरू में, अब 20 रुपया है तो 80 रुपये। सामने वाले आंसर क्या करेगा, माइनस 80 कभी नहीं। आपने कभी करा आंसर, पापा अगर 100 रुपये पापा दिए कुछ सामान लाने के लिए और घर आए आपके पॉकेट में 20 रुपया है, तो पापा ने पूछा कि कितना खरीद करके कितना खर्चा कर दिया, तो कभी बोले हैं माइनस 80 नहीं, क्या बोलते थे 80 रुपये, क्योंकि सामने वाले ने पूछा ही कि कितना खर्च करा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि शुद्ध जल की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती, तो 373 केल्विन, लेकिन उसके अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा अगर 370 केल्विन पर, तो कितनी की कमी हुई। सामने वाले ने क्या पूछा, कमी कितना का हुआ जी 373 पर शुद्ध जल फ्रीज करता था, लेकिन उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल के सॉल्यूशन बना दिए तो शुद्ध जल 273 केल्विन पर फ्रीज करता था, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल करके सॉल्यूशन बना दिए तो 270 केल्विन पर फ्रीज कर रहा, तो कमी कितनी की हुई, तो 273 माइनस 270, 273 माइनस 270, तो 3 केल्विन की। तो आंसर क्या करेगा, 273 माइनस 270। सेम कॉन्सेप्ट यही है, तो इसमें नोटिस करिएगा इन दोनों में अंतर, डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो टर्म है वो पहले ही डिफाइंड है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कितना का, तो बड़ा में से छोटा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में। यहां पर डेल्टा टी को पहले ही डिफाइन किया गया है, क्या, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितनी, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि पहले ही डिफाइन कर दिया। डेल्टा टी आपका क्या है, तो डिप्रेशन है, कमी है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी,
तो कितनी की कमी हुई? तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनता अक्सर कंफ्यूज रहती है इसमें, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो डेल्टा टीएफ अगर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हुई? तो टीएफ माइनस टीएफ डैश, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। एक्सपेरिमेंटली दैट, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो डेल्टा टीएफ होती है, जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होती, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, सीधी समानुपाती होती है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते जाए। आपने देखा कि सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट इतनी थी, लेकिन वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट गई, इसे और कम टेम्परेचर फ्रीज करा। अगर और डाल दीजिएगा ना नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट, और ज्यादा मात्रा में डालिएगा तो और कम पर फ्रीज करेगा, और डालिएगा तो और कम पर फ्रीज करेगा। मतलब पहले डिप्रेशन इतना था, लेकिन और अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दीजिएगा ना, तब डिप्रेशन जो पहले इतना था अब इतना हो जाएगा, और डाल दीजिएगा तो और हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होगी और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा होती जाएगी। तो ध्यान दें, तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट जो डेल्टा टीएफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्व। यदि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम, जहां पर केएफ क्या है, तो वेयर केएफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जहां पर केएफ क्या है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वेयर केएफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है क्रॉस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जहां पर केएफ क्या है तो केएफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जहां पर केएफ क्या है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जहां पर केएफ क्या है तो वेयर केएफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और या इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस्कोपिक कांस्टेंट, या इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस्कोपिक कांस्टेंट। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या इसी को कहा जाता है क्रॉस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम, ये डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। जैसे डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम होती है, दूसरी तरह से डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। इफ यदि सॉल्यूट आइदर गेट dissociated, if solute either get dissociated or associated in solution, if solute either get dissociated or associated, if solute either get dissociated or associated in solution। अगर सॉल्यूट को सॉल्यूशन में हमने डाले तो सॉल्यूट पार्ट के सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो डिसोसिएट या तो एसोसिएट कर गई, तो जो डेल्टा टीएफ होगी वो इक्वल होगी आई इंटू केएफ इंटू एम की। तो जो डेल्टा टीएफ होगी इक्वल होगी आई इंटू केएफ इंटू एम की। जहां पर आई क्या है तो वेयर आई, जहां पर आई क्या है तो वांट ऑफ फैक्टर है। जहां पर आई क्या है तो वांट ऑफ फैक्टर है, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ा ग्रेटर देन 1 होती फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती फॉर एसोसिएशन और इक्वल टू 1 होती फॉर नादर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, इन सब के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है तो 1 होती है। तो अगर वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है, तो घट के कितना हो जाएगा तो निकालने का फॉर्मूला जो कमी होगी कितनी की हो जाएगी आई इंटू केएफ इंटू एम। जहां पर आई क्या है वांट ऑफ फैक्टर है, केएफ क्या है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रॉस्कोपिक कांस्टेंट। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आती है प्रत्येक सॉल्वेंट की। प्रत्येक सॉल्वेंट के लिए केएफ की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे वाटर के लिए केएफ की वैल्यू 1.86 होती है और एम क्या है तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट ऑफ केएफ की यूनिट, नो यूनिट ऑफ केएफ, नो यूनिट ऑफ केएफ, नो यूनिट ऑफ केएफ, केएफ की यूनिट क्या हो जाएगी। तो सिंस आप देख रहे हैं कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या है तो आई इंटू केएफ इंटू एम। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि केएफ इक्वल टू क्या, तो यहां पर डेल्टा टीएफ अपॉन आई इंटू एम, डेल्टा टीएफ अपॉन आई इंटू एम। तो ऑब्वियसली यहां पर केएफ
यहाँ पर केएफ की यूनिट क्या हो जाएगी, तो अगर ये केल्विन में है तो ये केल्विन, मोलरिटी यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। आई इज द वांट ऑफ फैक्टर रेशियो होती, इससे यूनिट लेस है, तो इसलिए केएफ की यूनिट क्या हो जाएगी, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो केएफ दैट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल, या और इसी कह सकते हैं कि ये केल्विन है, डेल्टा टी एफ केल्विन है, और ये मोलल भी लिखा जाता है इस तरह से। तो यूनिट ऑफ केएफ केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ध्यान देना है आपको इसमें कि क्या ध्यान देना है कि किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है, तो कितना होता है, तो फार्मूला है निकालने का, डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, जहाँ पर आई वांट अ फैक्टर है, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या ऐसे लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पर ध्यान दीजिए, नोट ध्यान रखना है, के एफ मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर एवरी सॉल्वेंट इज कांस्टेंट। प्रत्येक सॉल्वेंट की जो के एफ की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, एंड कैन बी कैलकुलेटेड by thermodynamic equation, what तो kf is equal to RTF square divided by kf is equal to RTF square divided by 1000 LF। जैसे kb is equal to RTB square divided by 1000 LB होती थी, उसी तरह से यहाँ पर kf is equal to RTF स्क्वायर 1000 LF, जहां पर TF क्या है, तो TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है किस में, इन केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन। तो जहां पर TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन। LF क्या है, तो LF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। ध्यान दीजिए, पर ग्राम में लिख रहा हूं, पर मोल नहीं, एनसीईआरटी के अंदर पर मोल है, वहां एल स्मॉल एल नहीं बल्कि कैपिटल एल भी है, और वहां पर लिखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल, है ना। तो एल को अगर मोलर मास अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो LF हो जाता है, मतलब यहाँ पर LF के जगह पर आप पुट कर दीजिए क्या, LB बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो M ऊपर चला जाएगा, कैपिटल LF नीचे रह जाएगा। तो एनसीईआरटी से मत मैच कराइएगा, एनसीईआरटी से मैच कराएंगे तो वहाँ पर ये यहाँ कैपिटल M है और यहाँ पर क्या है, तो कैपिटल LF है। तो दो टर्म से बेटर एक ही LF लिख देते हैं। ठीक है, करा कि के फॉर एवरी सॉल्वेंट, प्रत्येक सॉल्वेंट की केफ की वैल्यू आप, प्रत्येक सॉल्वेंट की जो केफ होती है कांस्टेंट होती है, तो के फॉर एवरी सॉल्वेंट इज कांस्टेंट एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय थर्मोडायनामिक इक्वेशन, केफ इज इक्वल टू RTF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 LF। तो के फॉर एवरी सॉल्वेंट इज कांस्टेंट एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय थर्मोडायनामिक इक्वेशन, केफ इज इक्वल टू RTF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 LF, जहां पर TF क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है किसमें, तो केल्विन में, और LF क्या है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये पर ग्राम। और अगर LF लेते तो यहाँ पर कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर देते, तो उतना नहीं करें, सिंपल लिखिए ना। ठीक है, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम क्या होती, तो 1 ग्राम अगर सॉलिड को 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करिए, इसमें जो हीट लगती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। और R क्या है, तो R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है।
तो R की वैल्यू कितनी ली जाएगी, ध्यान दीजिए, यदि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप कैलोरी में लीजिएगा तो R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन लेंगे, और यदि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप जूल में लेंगे तो R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप LF की वैल्यू मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप किस में ले रहे हैं। अगर कैलोरी में लेंगे तो R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, अगर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप जूल में लेंगे तो R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होगी। ठीक है, तो K for every solvent is constant and can be calculated by thermodynamic equation Kf is equal to R TF square divided by 1000 LF, जहाँ पर TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है केल्विन में, LF इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, और R 2 कैलोरी पर मोल केल्विन या कि 8.314 जूल पर मोल केल्विन है। जैसे अगर Kf ऑफ सॉल्वेंट निकालें, सॉरी Kf फॉर वाटर निकालें, वाटर की अगर हम Kf निकालें, वाटर की Kf निकालते हैं तो यहां पर Kf इज इक्वल टू क्या होगी, तो जरा देखिए ये 1000 है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर की होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 हो जाता है। तो अगर ये कैलोरी में आपने पुट करा, मतलब फॉर वाटर अगर K फॉर वाटर अगर ले तो यहां पर LF लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर, तो यहां पर Kf वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R एक कैलोरी में इसलिए 2 लीजिएगा, TF 273 का स्क्वायर अपॉन 1000, LF की वैल्यू कितनी, तो 80। तो अगर इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 1.86। तो K फॉर वाटर, वाटर की जो K वैल्यू होती है, K फॉर वाटर, वाटर की जो Kf होती है 1.86। जनरली देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है Kf, आप कभी नहीं देखिएगा आपको निकालना पड़ा। आज तक जितना भी जेई नीट बोर्ड कहीं भी क्वेश्चन पूछा है तो Kf की वैल्यू कभी भी निकालने के लिए नहीं कहा है, ये तो जस्ट समझने के लिए कि Kf क्या है। तो Kf इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। प्रत्येक सॉल्वेंट की K वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला Kf इज इक्वल टू R TF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 LF। K फॉर वाटर, वाटर के लिए Kf कितनी होती है, तो 1.86 होती है, याद ऐसे रखिए, K फॉर वाटर 1.86 होती है। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन Kf एंड Kb, नाउ रिलेशन बिटवीन Kf and Kb, now relation between Kf and Kb, now relation between Kf and Kb। तो सिंस आप जानते हैं क्या कि जो डेल्टा TF होती है, अब जरा देखिए, अगर मान लेते हैं कि किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बना दिया, अगर वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर सॉल्यूट को, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दिए तो सॉल्यूशन तैयार होगा। अब इस सॉल्यूशन को अगर हम बॉयल करें, इस सॉल्यूशन को अगर हम बॉयल करें तो बॉइलिंग पॉइंट में गिरती कितनी की होगी, कि ये सिंपल है, अगर किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दीजिएगा तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ी, तो ये निकालने का फॉर्मूला होता डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, एम जहां पर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दिए और सॉल्यूशन बना दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में कितना का वृद्धि होगा, तो निकाल दीजिएगा फॉर्मूला से फट सा किए गए। अच्छा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी होगी, अगर वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ये सेम टू सेम है, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दिए, सॉल्यूशन बना दिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कितना होगा, तो इतना होगा। और अगर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए तो अब इस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी होगी, तब तुरंत निकाल देंगे फॉर्मूला से, कौन से, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम, दोनों सेम ही सॉल्यूशन है। वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल के सॉल्यूशन को बना दिए। अब आपसे मैंने पूछा कि बताइए इस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कितनी की वृद्धि होगी, तो फॉर्मूला निकाल के बता दिए। और आपसे मैंने वो पूछा
कि इसी सॉल्यूशन में, इसी सॉल्यूशन की डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होगी, तो ये होगी। अगर इन दोनों को साइड बाय साइड डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगी, आई से आई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, के बी अपॉन के एफ, ये हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जो जेई 2007 ने पूछा है। व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड, नेप्थोइक एसिड की फार्मूला क्या होती है, दिया है C11H8O2 इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड को जब 50 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व कर दिया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 2 केल्विन इज ऑब्जर्व्ड। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो गई कितनी, तो 2 केल्विन की। द वांट ऑफ फैक्टर आई इज, द वांट ऑफ फैक्टर आई इज, तो ए चॉइस है 0.5 B1 C2 D3। जब 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड को 50 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व करो, मतलब ये क्या है 50 ग्राम बेंजीन है, ये 50 ग्राम बेंजीन की है। इसके अंदर क्या करा है, तो 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड को डिजॉल्व कर दिया, 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा करा कि यहां पर जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ है, यानी करा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कमी, करा 2 केल्विन की कमी हुई। आपने पढ़ा कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है। करा कितनी की कमी हुई, तो 2 केल्विन की। डेल्टा टीएफ यहाँ कितना है, 2 केल्विन की है। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालें, ये सिंपल है जी। वांट ऑफ फैक्टर डेल्टा, आप जानते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होती है, कहेंगे जी आई इंटू के एफ इंटू एम होती है। जहाँ पर एम क्या है, तो मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन है। तो इसको आप क्या लिखिएगा, कहेंगे जी इसका मतलब ये क्या हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जी क्या, तो यहां पर हो गया डेल्टा टीएफ कितनी की होगी, तो यहां 2 केल्विन की दी गई है। यहां डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो गई, और इसको लिख देते हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो गई, तो आई इंटू के एफ, आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी जब आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ वेट किसकी, तो सॉल्यूट की, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट 1000, मोलिकुलर वेट किसकी, तो सॉल्यूट की, किसमें, तो ग्राम, इंटू क्या, तो इंटू वेट होती है किसकी, सॉल्वेंट की, ये होती है ना जी। तो ये 2 केल्विन है। आइए आपको निकालना कि 1.72 दिया हुआ केएफ की वैल्यू, ध्यान ये केएफ जनरली दिया रहता है, जनरली क्या दिया ही रहता है। वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर यहाँ पर वाटर वगैरह का नहीं दिया हुआ हो तो हम 1.86 ले लीजिएगा। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना डाला, तो 20 ग्राम इंटू 1000। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नेप्थोइक एसिड की फार्मूला दी गई है, तो अब सबकी कार्बन की एटॉमिक मास होती है 12, तो 11 कार्बन को होगा 11 इंटू 12, नहीं 11 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 32 जोड़ेंगे तो 170 आ जाता है। इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो 50 ग्राम सॉल्वेंट की। तो सॉल्व कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ये 2 हो गया, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। अब ये देखिए जी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाता है 0. मतलब 1/2 आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5। यानी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, 0.5 आई, 1 से कम। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 2 केल्विन की हुई। तो यहाँ पर जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 0.5 आई है, इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हुआ होगा, एसोसिएट किया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। जैसे मैंने बोला कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।